हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए जुड़ा हुआ हूं और आपने मेरे जो है लेक्चर्स जो भी नए विद्यार्थी पधार रहे हैं, हो सकता है कि कहीं और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी देखे होंगे। अब इस राजस्थान एकेडमी सिरोही पर ही आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स निशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। आप आसानी से जो है उस कोर्स को यूट्यूब के ऊपर ही कंप्लीटली देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और आपके जो भी मन में डाउट आते हो उन डाउट्स को क्लियर भी करवा सकते हैं। आज मैं ये आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूं और इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ में निम्नलिखित ये जो भी अपने बिंदुज हैं, जो भी अपने पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं। आदत पड़ गई है हिंदी इंग्लिश के साथ में, इसलिए बिंदुज बोल दिया। आप ये मत सोचिएगा कि सर ने तो हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर दी, नहीं, पॉइंट्स की बात करेंगे। सबसे पहला जो आज मेरा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आगामी दिनों की रणनीति, यानी जो अभी आगे आने वाला जो टाइम पीरियड है जिसके अंतर्गत हमारे पास भर्ती नहीं आई हुई है, लेकिन फिर भी हमें किस प्रकार से जो है तैयारी की रणनीति बना करके अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाद नई भर्ती कब होगी, यानी जो नई वैकेंसी आपके कब आने वाली है, तैयारी कैसे करनी है, ये तीनों पॉइंट एक साथ ही आपके कवर किए जाएंगे। बेसिकली समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं स्पेशली कुछ बुक्स जो है अलग से आती है। आप लोगों को पता होगा कई सारे ऑथर जो है अपने फॉरेन के ऑथर्स भी लिखते हैं, इंडियन ऑथर्स ने भी समय के ऊपर बहुत सारी बुकें लिख रखी है। तो वो समय प्रबंधन कैसे किया जाता है वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूं। और साइंस और मैथ, आपको पता होगा गणित और विज्ञान विषय दोनों ही आप लोगों के लिए एकदम रोचक तरीके से पढ़ाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें आप गणित के विषयों जो है टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं गणित विषय के टॉपिक्स को, और विज्ञान की भी अति शीघ्र यानी बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले जो क्लासेस चल रही है ऑलरेडी, आप चाहे एलडीसी की क्लास उठा करके देख लीजिए या सीईटी के लिए जो क्लास लगाई थी वो देखिएगा। जनरल साइंस किस प्रकार से पढ़ाई जाती है और किस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है। इसके बाद में पूरे के पूरे प्रथम प्रश्न पत्र, यानी जो पहला अपना पेपर है जिसके अंतर्गत अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मैं आज सब्जेक्ट भी डिटेक्ट करके लाया हूं, यानी लिख करके लाया हूं। टोटल अपने को छोटे बड़े 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं और उसके अंतर्गत हमारे पास 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 8 सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन, यानी कम से कम अगर एक क्वेश्चन को हम सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दें तो भी 8 9 72, यानी हर सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और हर सब्जेक्ट के 9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से साइंस और मैथ के कितने हो जाएंगे मेंटल एबिलिटी के साथ में अगर मिला देवे तो लगभग 27 से 28 क्वेश्चन, जो आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर, इसी स्मार्ट बोर्ड पर और इसी प्यारे से परवीन सर के द्वारा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आगामी दिनों की रणनीति की। तो उसके लिए हमें रणनीति बनाने के लिए पहले यह तो पता होना चाहिए ना कि रणनीति बनानी किसके लिए है। तो रणनीति बनानी है हमें फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की, और फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता का सिलेबस जब हमें पता होगा तभी हम ये कर पाएंगे। तो मैं आपके सामने सिलेबस लेकर के आता हूं और सिलेबस के अंदर दिए गए पॉइंट वाइज अपन डिस्कस करेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। इन 3 पॉइंट की मैं बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है यहां पर आपके लेक्चरर के लिए जो फर्स्ट पेपर होता है। कौन सा पेपर होता है? फर्स्ट पेपर, जिसे आप जनरल स्टडीज और जनरल नॉलेज के नाम से जानते हैं या जनरल अवेयरनेस कहते हैं। इसमें सबसे पहली जो सब्जेक्ट दे रखी है वो दे रखी है आपको राजस्थान हिस्ट्री, और इसके साथ में है इंडियन हिस्ट्री का थोड़ा सा भाग। समझ में आ गई बात? यानी ये 2 सब्जेक्ट राजस्थान हिस्ट्री प्लस इंडियन हिस्ट्री, इसको हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्तास एंड मुगल पीरियड,
यानी गुप्त काल और मुगल काल के दौरान जो हमारे कला एवं संस्कृति में कार्य हुआ है, जो हमारे लिटरेचर यानी साहित्य का निर्माण हुआ है, साहित्य का विकास हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी आर्ट का मतलब वही कला और आर्किटेक्चर का मतलब वही जिन्हें इन्होंने बनाया है, उन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है, और उस समय के जो भी प्रोमिनेंट यानी प्रख्यात या विख्यात जो भी हमारे नेता हुए हैं, जो भी हमारे लीडर्स हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। उनमें से कुछ विशेष का नाम दिया गया है, जैसे कि वीडी सावरकर जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाल पाल बाल और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, और सोशल एंड रिलीजियस रिसेशंस जो हुए थे, जैसे राजा राम मोहन राय है और दयानंद सरस्वती जी है और विवेकानंद जी है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। यानी इन व्यक्तियों के द्वारा जो कार्य किया गया उस दौरान इन्होंने अगर कोई पुस्तक लिखी है तो वो पढ़नी है आपको। इनके जन्म के बारे में, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, कोई आंदोलन चलाया गया है, कुछ कार्य किए गए जो विशेष है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर नेशनल मूवमेंट यानी जो राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए वो भी किसके रेफरेंस में, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और मौलाना आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी का क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, यह हमें समझना है। इसके बाद में एंशियंट और कल्चर, जो सिविलाइजेशन था राजस्थान का, कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है अपनी, ठीक है, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। समझ में आ गई बात। ये गणेश्वर और बैराट जो दे रखी है, बैराट वगैरह, इनके बारे में आप ज्यादा डिटेल में पढ़िएगा, ठीक। फिर राजस्थान का पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन है, फिर राजस्थान का जो है फ्रीडम स्ट्रगल क्या था वो पढ़ना है पूरा, और राजस्थान का एकीकरण और सोसाइटी और रिलीजन यानी कला एवं संस्कृति वाला भाग, लोग देवी देवता वगैरह ये सब नृत्य वगैरह, इनके बारे में पढ़ना है। और इस पूरे के पूरे सोर्स को कंप्लीट करने के लिए आप जो है 11th-12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर जो जो आपके टॉपिक ये वाले हैं जो इंडिया लेवल के, उनको आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है, मेरी तरफ से एक सजेशन रहेगा कि ये जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अलग अलग बुकों से पढ़ने से बढ़िया होगा कि आप या तो जो है किसी भी आपके पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं, तो आपको क्या होगा कि वो एक साथ सभी के बारे में बता देंगे। अन्यथा आप ये कर सकते हैं कि इन सभी के खुद से नोट्स बना लेवें, हर एक व्यक्तित्व वाइज यानी पर्सनैलिटीज जो भी इनमें से एक एक उठाइए, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी लीजिए, फिर उनके बारे में पूरी डिटेल, फिर अपने दयानंद सरस्वती जी लीजिए, उनके बारे में, राजा राम मोहन राय, सुखदेव, रास बिहारी बोस, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में आप खुद से नोट्स बना लेवें। काफी अच्छे नोट्स बनेंगे और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि ये कहीं पर भी ऐसा आप जो है अगर ऐसी कोई गाइड वाइड लेकर के आएंगे, हो सकता है उसमें कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, फिर आप कहते हो कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना था। अब जो हमारी गाइड्स वगैरह होती है वो बेसिकली नोट्स के रूप में आप लास्ट में रिवीजन वगैरह करने के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन अपने कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए आप जो है टेक्स्ट बुक्स पर जाएं और स्टैंडर्ड बुक्स पर ही जाएं, तभी आपका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा अनुभव भी कह रहा है, साथ ही साथ हमारे साथ में कई जो है अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी सिलेक्ट भी हुए और कई टीचर्स के साथ में भी हमने काम किया है जो सिलेक्टेड है, तो मुझे पता है इस बारे में, ठीक है। और फिर बात करते हैं आपके राजस्थान वाले पोर्शन की, तो राजस्थान का जो पोर्शन है उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा आपके लिए, आप राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनको पढ़ें। अब राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वो खुद जो किताबें हैं ना उनको पढ़ें। सबसे पहले तो यहाँ पर उन बुक्स को पढ़ें, ओरिजिनल बुक्स को, उनकी समरीज वगैरह बहुत सारी अब मार्केट के अंदर आ गई है और हम उनमें से पढ़कर जाते हैं। अरे भाई वो समरी क्यों पढ़नी है यार, कितने पेज होते हैं राजस्थान बोर्ड की किताबों में, मुश्किल से अगर सभी 9 टू लेकर के 12th तक की मैं बात करूं
तो सभी के मिला करके भी 500 पेज नहीं बनते हैं, सभी के मिला करके भी। और क्वेश्चन आते हैं इसी में से भर भर के। हम तो फिर क्यों वो जो सार वाली किताबें आती है जो 200 200 300 पेज की है, अरे भाई 500 पेज तो इसके ही नहीं है, उसका सार 300 पेज में दे रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। कितने पागल हैं हम, हैं? आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर आप जो है गलत निर्णय ले रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, इसलिए आपको ओरिजिनल जो बुक्स हैं वो पढ़िए। हाँ, वो हो सकता है कि आपके पास उपलब्ध नहीं हो, तो आप इसके लिए बेस्ट तरीका ये कर सकते हैं कि आप जो है क्या करें, इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाना मेरा दायित्व है। मैं आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना खुद पड़ेगा, मैं एक एक बच्चे को ज्वाइन नहीं करवा सकता, या एक एक मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और दोस्तों को ज्वाइन नहीं करवा सकता। तो आप खुद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, राजस्थान एकेडमी सिरोही के नाम से है, वहां पर ये जो है कंप्लीट हम अवेलेबल आपको करवा देंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां से आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा। फिर भी किसी को लगे कि नहीं सर मेरे को और भी कुछ करना है, तो आप क्या करें कि जो पीवाईक्यूज हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कोई बुक लाए, और या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से पेपर डाउनलोड करें और उन हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख करके क्या करें, एक्सप्लेनेशन लिख करके नोट्स बनाएं। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यहां तक कि ये तरीका मैं आईआईटी जेई की जब प्रिपरेशन करवाता हूं बच्चों को, या फिर जब मैंने करी थी तब भी मैंने यही किया था। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप तैयार करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करें और साथ में उसकी जो एक्सप्लेनेशन है चारों ऑप्शन की, वो जरूर लिखे अपनी कॉपी में। मैं देखता हूं कई विद्यार्थी, कई मेरे प्यारे दोस्त क्या करते हैं, नोट्स बनाने के लिए कॉपियां भरे जा रहे हैं। कॉपियां भरने से कुछ नहीं होगा। आप ऑब्जेक्टिव वाइज, क्वेश्चन वाइज जो है उसकी थ्योरी को लिखते चलें। हाँ, आपको देखिएगा धीरे धीरे फर्क नजर आएगा और आपका कंटेंट भी तैयार होगा, साथ ही साथ आपके नोट्स भी ऐसे तैयार होंगे कि एक भी पीवाईक्यू क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता। और आपको इससे ये ट्रेंड भी पता चलेगा कि देखिए कैसे पीवाईक्यूज अलग अलग एग्जाम में आए हुए रिपीट होते हैं, और आप ही के एग्जाम में कैसे एक ही चीज के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ में आई बात? तो ये जरूर करें, ये बहुत बेस्ट तरीका है। आप जो भी पीवाईक्यूज है इनके एक्सप्लेनेशन के साथ में नोट्स बनाएं, आपके वैसे ही ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें अगर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना है, तो मैं महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ने के लिए अथाह भंडार है हमारे पास, इतनी किताबें हैं उनके ऊपर लिखी गई कि अगर हम वो पढ़ेंगे तो ये पूरा कंटेंट जो है करने में हमें 5 से 6 साल का समय लगेगा, 7 8 साल भी जा सकते हैं, कोई कह नहीं सकते। समझ में आई बात? तो अब हमें कैसे पता चले कि क्या पढ़ना है, वो पता इसी तरीके से चलेगा जब आप पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तो आपको इस विषय में खुद करना होगा। आप जो है अपनी प्रोमिनेंट लीडर्स के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैंने बता ही दिया, और इसके अंदर जो नेशनल मूवमेंट विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और मौलाना आजाद और भीमराव अंबेडकर जी, इस कंटेंट के लिए आप जो है पुरानी 11th 12th की जो एनसीईआरटी है या नई वाली, उसके अंदर ये मिल जाता है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट हमारे राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं उसके अंदर भी ये कंटेंट मिलता है, आप वहां से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं भी आपकी निश्चित रूप से सहायता करूंगा। इसमें से जो भी कंटेंट होगा वो मैं टेलीग्राम पर वर्ड फॉर्मेट में आपको सेंड करवा दूंगा, फिर आप खुद जो है वहां से लिख लीजिएगा नोट्स बनाकर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारी सब्जेक्ट की, जिसकी मैं आपको खुद तैयारी करवाने वाला हूं। ठीक है, देखिएगा वो सब्जेक्ट कौन सी है ना? एक सेकंड, ये मिटा दिया जाए तो ठीक रहेगा, है ना? एक सेकंड, और इसको भी एक, अरे रे 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 भाग कहाँ रहा है भाई, 1 मिनट, है ना, इसको इधर लेते हैं। ये बड़ा कर दिया ताकि दिखाई दे दे, है ना? अब जिस सिलेबस की मैं बात करने जा रहा हूं, जिस पोर्शन की, वो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी बेसिकली इसे कहा जाता है रीजनिंग।
जो आपके मैथमेटिक्स जो गणित का सिलेबस है उसी के साथ में काउंट होती है। और ये पूरी की पूरी रीजनिंग और मैथमेटिक्स आपको मेरे द्वारा करवा दी जाएगी। वैसे ऑलरेडी मैंने जो है मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे वो स्टैटिक्स का भाग हो, नंबर सिस्टम हो, वॉल्यूम एंड एरिया सरफेस वाला पोर्शन हो, यानी गणित तो पूरी ऑलरेडी पढ़ा भी रखी है। समझ में आई बात? आप जाकर के यूट्यूब पर सर्च करेंगे अगर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स परवीन सर, तो आपको मिल जाएगी कंप्लीट प्लेलिस्ट। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अब जो नई शुरुआत की गई है उसके अंदर अंदर भी जो है मैं पूरा का पूरा कोर्स रात को 10 बजे क्लास लेकर के कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, अभी तक हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है, आप जाकर के देख सकते हैं। रीजनिंग और ये पूरा पोर्शन आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अलग से अपन कोई बात नहीं कर रहे हैं ज्यादा डिस्कस। अब गणित और रीजनिंग पूरी करवा दूंगा, है ना, इसलिए साथ में इसमें भी मैं वही करवाने वाला हूँ, क्या, पीवाईक्यू पूरे करवाऊंगा। थ्योरी के साथ में पीवाईक्यू करवाऊंगा। जैसे ही एक थ्योरी कंप्लीट होगी उसके साथ पीवाईक्यूज जितने भी आए हुए हैं उस टॉपिक से वो करवा दिए जाएंगे। तो आपको ना तो गणित विषय में पीवाईक्यू के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत है, ना ही कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको जितना बताया जाएगा वह भी कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए। तो इसके लिए आप जो है अपने हिंदी के लिए तो आपको पता ही है, अपने रचना व्याकरण चलती है राजस्थान बोर्ड के अंदर, वो पढ़ लीजिए और उससे कंटेंट तैयार करिए। बाकी विलोम शब्द है अपने, जैसे कि देखो यहाँ पर समश्रुति भिन्नात्मक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, उपसर्ग प्रत्यय संधि संधि विच्छेद, इनके तो जितने उदाहरण आप सीख सको सीखिए। एक कॉपी लीजिए और डेली केवल और केवल 10-10 इनके उदाहरण लिखते चलिए। आपके पास में एक महीने में एक के 300 उदाहरण तैयार हो जाएंगे। और 300,000 उदाहरण तैयार करने के बाद उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, ये और बता दूं। समझ में आई बात? तो इसको तो आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कहीं भी अलग से आपको समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश के अंदर भी देखो टेंस को पढ़ने की जरूरत है, वॉइस पढ़ने की जरूरत है, नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल और डिटर्मिनेंट पढ़ने की जरूरत है, प्रीपोजिशन पढ़ने की जरूरत है। जब आप ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि ये वाला पोर्शन ही इसमें यूज होता है। फिर ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, तो ये आपका क्या है, वही है कि जितनी ज्यादा आपको टर्मिनोलॉजिस्ट पता होगी, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन उसको हिंदी में कहते हैं प्रशासनिक, तो बस वो आपको पता होना चाहिए। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको बहुत ज्यादा याद ही करने पड़ेंगे, किताबों में से याद करते चलो। ठीक है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करने हैं, और वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो ये सब कंटेंट कब तैयार होगा, जब रेगुलर प्रैक्टिस में आएगा। आपको इसके लिए कोई बुक वगैरह से कुछ नहीं होने वाला, जनरली आप पढ़ते चलिए। 11-12 लेवल तक जो आपकी ग्रामर सिखाई जाती है वो आप सीखिए, यूट्यूब पर एक बार क्लास ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद में उसको रिवाइज करते चलिए। ठीक है, और इनको डेली अभी से ही शुरू कर दो भाई। अभी से शुरू करोगे तो इनका एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो जितना ज्यादा याद होंगे सिनोनिम एंटोनिम्स उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बात करता हूं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो सबसे बेस्ट रिसोर्स तो है पहले तो न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ते चलिए, है ना। इसके साथ में कोई भी एक मंथली मैगजीन जो आती है जिसमें आप मूवमल है, प्रतियोगिता दर्पण है, बस इनको फॉलो कर लीजिए। राजस्थान का करंट अफेयर्स और इंडिया का करंट अफेयर्स इनसे कंप्लीट हो जाएगा। और इनके लिए अब देखो करंट अफेयर हो गया, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट हो गई, इनके लिए आपको कोई जो है ना, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बुक खरीदूं या किसी से पढ़ने जाऊं। ये वो चीजें हैं जिनको आप डेली प्रैक्टिस में लाइए, न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आदत में लाइए। आप ऑटोमेटिकली नई नई चीजें सीखना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके जब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाते हैं, इंट्यूशन बन जाती है हमारी। आप देखते हैं ना कई बार टीचर जो है जैसे कि क्वेश्चन करवा रहे थे वो पहले ही बोलते थे कि ये ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि हमने जो है चीजों को पढ़ रखा होता है बार बार। अब वो चीजें जब हमने पढ़ रखी है बार बार तो वो दिमाग में इंट्यूशंस बन जाता है, जैसे हमें पहले ही पता चल जाता है। जैसे आपके दिमाग में देखिए, इसको उदाहरण से समझें, अगर इंट्यूशन का मीनिंग क्या है ये समझना जरूरी है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इन लैंग्वेज और करंट अफेयर्स वगैरह के लिए हमें कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, कोई आपको कहे कि मैं 15 साल का हूं, आपके दिमाग में एकदम से उसी टाइम क्या स्ट्राइक करता है कि 15 साल का अगर बच्चा है
तो वो 9th-10th क्लास में पढ़ रहा होगा। सीधा सा हमारे दिमाग में आता है। कोई कह दे हमारे 17-18 साल का है, वो समझ में आ जाता है आपके 12वीं में होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि पहली से लेकर 12वीं तक 12 साल, 5 साल का बच्चा स्कूल में गया होगा, एक आध साल जो है ऊपर नीचे हो रहा होगा, इसलिए आप कह देते हैं कि 17-18 साल के हो मतलब आप 11वीं-12वीं क्लास में होंगे। समझ में आई बात? ये इंट्यूशन हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई थी, तो हम उसकी एज से ये पता लगा लेते हैं वो कौन सी क्लास में है। ऐसे ही कई बार तो ये भी कहा जाता है चश्मा पहनी हुई है तो या तो टीवी ज्यादा देखी है या पढ़ाई ज्यादा करी है। समझ में आई बात? तो ये इंट्यूशन क्यों बना हुआ है? क्योंकि जनरली ऐसा होता है। तो ऐसे ही करंट अफेयर है, हिंदी इंग्लिश है, इसके अंदर जब आपको नए नए वर्ड्स आप पढ़ते चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलता रहेगा। ठीक है, चलो इसके लिए मैंने रिसोर्सेज बता ही दिए हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए आप 11th-12th लेवल की जो बोर्ड की किताबें है ना, बस उनमें से ग्रामर तैयार करो। एक बार यूट्यूब से आप कहीं से भी हिंदी इंग्लिश में से पढ़ सकते हैं, ये कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके बाद में बात करते हैं आपके जनरल साइंस की। जनरल साइंस आपको पूरी की पूरी पढ़ा दी जाएगी, ठीक है, मेरे खुद के द्वारा। और वैसे ऑलरेडी जनरल साइंस के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला टॉपिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आपके फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, वर्क पावर एनर्जी, ये सभी टॉपिक ऑलरेडी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला टॉपिक जो है कंप्लीट डिटेल के अंदर अप टू द 12th लेवल एकदम कंप्लीट डिटेल्स के अंदर आपको एलडीसी की क्लास में जो टॉपिक चल रहा है ना, वहां से आप उसके नोट्स बना करके अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप एक बार क्लास अटेंड करके देखिएगा, आपको कंटेंट की जो है वैल्यू पता चलेगी और कंटेंट की क्वालिटी भी पता चलेगी कि क्या कंटेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहीं और भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 9th-10th की क्लासों में वैसे दे रखा है। ठीक है, बोर्ड की किताबों में बस उतना पढ़ लो, आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होता है। कुछ आज एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा ही एक्सेप्शन वाला, जो आपसे नहीं हो रहा है, तो ये यकीन मान के चले कि आपसे ही नहीं कई सारे बच्चों से नहीं होगा। हाँ, उसमें आप जो है मेरे अगर क्लासेस के नोट्स वगैरह से पढ़ लोगे तो वो भी क्वेश्चन होने के चांस हो जाते हैं, और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे करंट किसी डिजीज से दे दिया, तो करंट की जो डिजीज चल रही है, अब उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं होती है, बुक में भी नहीं मिलती है उनकी। तो इस वजह से आपका वो फिर क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा ही, ऐसा हमें कोई 100% कवर नहीं करना होता है, ये और ध्यान रखें। समझ में आई बात? कट ऑफ जाती है 50 to 60 और हाईएस्ट 70%। हम तैयारी कर रहे हैं 100% के पीछे। क्यों भाई? तैयारी उतनी करो जितने में अपना सिलेक्शन हो जाए पहले, तो फिर रैंकर बनने की सोचो। हम उल्टा करते हैं, हम पहले रैंकर बनने की सोच रहे हैं और फिर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को सुधारे थोड़ा सा, है ना। इंडियन पॉलिटी के लिए और राजस्थान की ज्योग्राफी देखो, अब नया वाला जीके पुराना वाला जीके ये चलता रहता है ना तुम्हारे दिमाग में, सिर्फ चेंज इसमें आया है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करो। अभी जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और सिलेबस आ जाए, उसके बाद में भी एक पोर्शन को तो हम तैयार कर ही सकते हैं ना। जब हमारा इतना सारा पोर्शन बाकी का तैयार होगा तो हमें कहाँ दिक्कत आएगी। समझ में आई बात? तो आप क्या करें कि पहले जो है ना इस ज्योग्राफी के पोर्शन को अभी स्टॉप रखें, जो बाकी की सब्जेक्ट्स है उनको तैयार करें। टोटल हमारे पास 8 सब्जेक्ट है, और 8 में से अगर इस एक सब्जेक्ट को छोड़ देंगे अभी के लिए, रिसेंट के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास में 7 सब्जेक्ट तो है ना, उनको तो तैयार करो। समझ में आई बात? तो 7 सब्जेक्ट को तैयार करिए, 8वीं सब्जेक्ट एक पल के लिए छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में कर लेना तैयार। इसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट, और ये तो इसके अंदर तो आपको पता ही है, इसके लिए यूट्यूब पर लेक्चर्स अवेलेबल है। अदरवाइज इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि A1 नंबर 1 कंटेंट, क्योंकि मैं खुद सेवा में हूं तो आपको पता है कि इस प्रकार के कंटेंट के लिए, जैसे अब BSc है, IAS है, डाइट है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है, दीक्षा है, राइज है, स्माइल है, शिक्षा दर्शन है, अभी वर्तमान में चल रहा है एक नया और मिशन ज्ञान है,
आफ्टर स्कूल आफ्टर है, ये इस कुछ प्रकार के ऐसे प्रोग्राम है जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो वर्तमान में चल रहे हैं। यू डाइस है, तो ये सब आपको जो है थोड़ा बहुत मैं खुद भी करवा दूंगा और इसके बेहतरीन नोट्स, ए नंबर के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब अपना एक कंटेंट रह रहा है, वो है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में बेसिक जानकारी है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इसको भी यूट्यूब पर कई सारे बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, उनसे आप एक बार पढ़िए और नोट्स बना लीजिए। जैसे पार्लियामेंट स्पीकर, उनके फंक्शंस, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर, उसकी पावर, ऑर्गेनाइजेशन है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या होते हैं, और कमीशन और बोर्ड जो होते हैं नेशनल लेवल के जितने भी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कंटेंट तो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल ही जाएगा। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब इतना है केवल कि अगर आप अभी से इसकी तैयारी करेंगे तो आपके पास समय है, समय का सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग करेंगे तो हमारा ये कंटेंट जब तैयार हो चुका होगा तो आप ये मान के चलिए कि केवल और केवल हमें सेकंड पेपर पर फोकस करना होगा। किस पर? सेकंड पेपर पर। अब ये बताइए, जब हमारा फर्स्ट पेपर तैयार है तो सेकंड पर फोकस करना है, और जो समय के साथ चलता है उसी को समय का प्रबंधन या सही प्रबंधन कहा जाता है। क्यों सर? देखिए अभी समय है, फर्स्ट पेपर कॉमन है। क्या है? फर्स्ट पेपर कॉमन है, मतलब फर्स्ट पेपर के अंदर जो सब्जेक्ट्स है वो अदर किसी कंपटीशन एग्जाम में भी हमारी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ स्कूल व्याख्याता भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में भी करेंगे। तो अगर हमने अभी ही जो अभी हमारे पास, आपको पता है कि भर्ती कब आएगी, भर्ती आने वाली है अब 2024 के बजट में, सीधी सी बात है ना, और लगभग 6000 से ज्यादा पदों पर आने वाली है। तो 2024 के बजट में अगर भर्ती आएगी तो अभी हमारे पास लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 से 5, 4.5 महीने मान लो 5 महीने हैं, लो क्या जाता है, 5 महीने हैं हमारे पास अभी भर्ती की घोषणा होने में भी। तो घोषणा होने से पहले ही 5 महीने में क्यों ना हम आराम आराम से फर्स्ट पेपर तैयार कर लेवे। जब घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद में भी सेकेंड पेपर के लिए हमारे पास काफी समय होगा। जब फर्स्ट पेपर पूरा तैयार होगा तो हमें फोकस ही केवल सेकेंड पेपर पर करना होगा। अब जिस विद्यार्थी ने अभी समय अपना व्यर्थ कर दिया उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको फर्स्ट पेपर के लिए भी फिर जब घोषणा होने के बाद जो समय मिलेगा हर विद्यार्थी को, वो उसी में सब तैयार करने बैठेगा। समझ में आई बात? और अभी आपके पास 5 महीने हैं, इतना समय सफिशियंट होता है आपके इसमें जितने 75 क्वेश्चन आएंगे ना, 75 में से 70 प्लस सही करने के लिए। ये और बता दूं, 5 महीने जितना सिलेबस नहीं है इस फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर के अंदर आपको अगर पीवाईक्यूज को अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो 2 से 3 महीने में इस पेपर को अच्छे से एकदम डिटेल के अंदर तैयार किया जा सकता है। समझ में आई बात? तो अभी ही आप इसके प्रिपरेशन में लग जाए, नोट्स बना लेने पहले ही, ताकि हमें बाद में समय जो है व्यर्थ नहीं करना पड़े, और हमारे पास में आगे जो हमारी सेकेंड पेपर है वो जो हमारी रैंक डिसाइड करता है, जो हमारा चयन डिसाइड करता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो हर विद्यार्थी जो है कर ही सकता है, लेकिन सेकेंड पेपर में जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जो जितना ज्यादा डीप में पढ़ता है, उतना उसके लिए बेनिफिट रहता है। आपको पता ही होगा कि इसके अंदर आपके 11-12 का पोर्शन आता है, आपके साथ में क्या आ जाता है, ग्रेजुएशन का पोर्शन आता है, साथ में पीजी का पोर्शन आता है। तो इतना डिटेल में हमें पढ़ना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास में समय भी काफी रहेगा, और जो है हमारे पास में एक रिलैक्सेशन रहेगा दिमाग में कि हमारा फर्स्ट पेपर तैयार है, और तब हमें टेंशन भी नहीं होगी, डिप्रेशन वगैरह इस टाइप की जो फालतू की चीजें आपको एग्जाम के टाइम होती है ना, वो इसी वजह से होती है कि अभी हम हमारा समय व्यर्थ कर रहे होते हैं। सही प्रबंधन, समय का प्रबंधन का मीनिंग ही यह है कि आप अपने आप को मैनेज करिए। आप अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में अगर मानते हैं तो अपना केवल और केवल समय पढ़ाई के रूप में दीजिए, बस आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर चलने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो मैंने आपको फर्स्ट पेपर का पूरा डिटेल में सिलेबस बता दिया है। मैथ्स की क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, नोट्स बनाना शुरू कर दो।
साइंस की क्लासें भी अति शीघ्र शुरू करने जा रहे हैं। और वैसे कुछ पोर्शन मैंने बता ही दिया है जो चल रहा है। अब देखो सर कौन कितने नंबर का है। सीधी सी बात है, 150 नंबर का पेपर है। पहले तो 150 में 75 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब सीधी सी बात 2 नंबर का क्वेश्चन है हर एक। ठीक है। और टोटल इसमें 8 सब्जेक्ट है। कितने? 8 सब्जेक्ट, जिसमें से अभी केवल एक सब्जेक्ट छोड़ना है, वो है राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा बची हुई 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन सी है? ऐसे 7 सब्जेक्ट देखो, राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री, मेंटल एबिलिटी मैथ, साइंस, पॉलिटी, आपका इन सॉरी करंट अफेयर्स, और फिर राजस्थान ज्योग्राफी और एजुकेशनल मैनेजमेंट, जिसमें से एक अपन छोड़ रहे हैं। 7 सब्जेक्ट आप तैयार करिए। और 8 सब्जेक्ट है, 75 क्वेश्चन है, मतलब एक सब्जेक्ट के एवरेज 8 से 9 क्वेश्चन माने। तो हम अगर 7 सब्जेक्ट को तैयार कर लें 8 क्वेश्चन के हिसाब से भी, तो 7 अटे 56, और 56 इंटू 2 112 नंबर होते हैं। और अगर 150 में से आप 112 नंबर लेकर के आ गए, तो काफी अच्छा वेटेज है, काफी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है आपको सेकेंड पेपर में। अगर आपके 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो भी गए तो भी, तो 112 नंबर हम अभी से तैयार रखेंगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा, ये तो सोचिए आप। ये हम नहीं सोच रहे हैं, हम हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं केवल इस इंतजार में कि भर्ती कब आएगी। भर्ती तो आनी होगी तभी आएगी, आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आप सोचो कि अभी आ जाए, आज आ जाए, आ भी गई तो क्या? आप बताइए, इतने प्रिपेयर हो कि आज अगर आपका पेपर लिया जाए तो आप पूरे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, या सिलेक्शन के जितने मार्क्स ला पाएंगे? नहीं ना, तो क्यों फिर, क्यों हमारा समय व्यर्थ कर रहे हैं? अरे बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। जो हर हाल में चलना सीख गया, जो हर हाल में पढ़ना सीख गया, वही सफलता को प्राप्त करता है, वही अपने शिखर पर पहुंच पाता है। अन्यथा तो कई लोग सपने देखते हैं कि मोहर मिले मुझे भी, मैं भी एक गजेटेड ऑफिसर बनूं, पर ऐसे ही नहीं बना जाता है। गजेटेड ऑफिसर बनने के लिए हमें जो है, हमारी बहुत पूरी तरह से हालत खराब करनी होती है, पढ़ाई कर करके, पढ़ाई कर करके। हालत खराब करने का मतलब ये नहीं कि बीमार होना है। हालत खराब करने का मतलब यह है कि आपको जो है लगातार अपने आप को मजबूत करते जाना है, और इतना संघर्षशील कर लेना है अपने आप को कि जब सफलता मिले ना, तो आपकी आंखों से एक बार खुशी के आंसू टपकना शुरू हो जाए। बस वो होती है सफलता। नौकरी मिलना सफलता नहीं है, आपके संघर्ष की जीत तो तब होती है जब आपने इतना कठिन संघर्ष किया कि आपको खुद को अपने ऊपर एक गर्व महसूस होने लग जाएगा, बस उसी को कहेंगे आपकी सफलता। तो आपके पास 112 नंबर है, अच्छे से तैयार करिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है इसके अंदर। ठीक, चलो तो पूरा डिटेल में आपके साथ सिलेबस डिस्कस हो गया। और भर्ती कब आएगी तो ये आपको बता दिया है, फरवरी में आ सकती है। ठीक, अब देखो आगामी दिनों की रणनीति क्या हो, तो वही है, फर्स्ट पेपर तैयार करो, सेकंड पेपर में भी 11-12 के पोर्शन को थोड़ा थोड़ा साथ में धीरे धीरे बेसिक स्ट्रॉन्ग करते चलिए। फिर जैसे वैकेंसी आए एकदम से मार देना मुक्का, और जीत हासिल करोगे। फिर देखो नई भर्ती कब बता दिया, तैयारी कैसे करनी है बता दिया, समय प्रबंधन बता ही दिया, अभी करोगे तो बाद में समय प्रबंधन ऑटोमेटिक हो जाएगा। साइंस मैथ कैसे तैयार करनी है बता दिया, फर्स्ट पेपर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी डाउट्स थे वो एक साथ सभी मैंने पूरे करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मेरे से बेझिझक बता सकते हैं, और मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फर्स्ट पेपर के अंदर आने वाला लगभग पूरा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन रखें, वहां पर आपको वर्ड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में, जैसे भी हम जो भी चीजें उपलब्ध करवा पाएंगे वो करवाएंगे। मैथ और साइंस आपको कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आज ही ज्वाइन कर ले हुए। लगातार क्लासें चलेगी, 10 बजे डेली क्लास होती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।